हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात करने वाले हैं। एटॉमिक, कोवलेंट, जितने भी टाइप की रेडियाई हैं जो भी किसी भी एलिमेंट के अंदर या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर यूज़ की जाती हैं, उनके साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एटॉमिक साइज। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एटॉमिक साइज क्या होता है, यानी एटॉमिक रेडियाई के बारे में पता होना चाहिए। द साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियस। जो एटम का साइज है वो किस फॉर्म के अंदर शो किया जाता है, उसकी एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में शो किया जाता है। और रेडियस आपको पता है, क्योंकि हम एटम को एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके का ऑब्जेक्ट मान रहे हैं जिसके बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये मान लो न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट सेल है। कौन सी सेल बनाई है मैंने? आउटरमोस्ट सेल बनाई है। इसके अंदर और भी बहुत सारी सेल प्रेजेंट हो सकती हैं। एक सेल हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल, यानी न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटरमोस्ट सेल है इसके बीच की ये जो डिस्टेंस रहेगी, इसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियाई कहेंगे। क्या किस नाम से जाना जाएगा? एटॉमिक रेडियाई के नाम से जाना जाएगा। और यही जो चीज़ है, ये जो आर की वैल्यू यहाँ पे आएगी, रेडियाई की वैल्यू जो आएगी, यही यहाँ पर डिसाइड करवाएगी कि जो एटम है उसका साइज क्या रहेगा। जो एटॉमिक साइज है इज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटर नियरमोस्ट सेल। यानी आप ये भी कह सकते हैं, देखिए जब हम एटम को प्लॉट कर रहे थे इस तरीके से बनाया था कि एल एम, इस तरीके से हमने शेल्स डाली थी, या फिर हम क्या लिख रहे थे, n इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से लिखते जा रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई एटम ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ के शेल है, तो न्यूक्लियस से लेके के शेल तक की जो डिस्टेंस है वो उसके साइज को बताएगी, उसकी एटॉमिक रेडियाई रहेगी, जिससे हम एटॉमिक साइज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एल तक है तो डिस्टेंस कहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। ठीक है, तो जो साइज है जो ये वाली जो बात है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बताई गई है कि एन जो है 1 2 3 इस तरीके से फार अवे न्यूक्लियस से धीरे धीरे करके अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जो शेल्स हैं वो जाती हैं, और जो उनका साइज है, वो एटम का साइज जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो यानी अगर हमें ये पता है कि सबसे कौन सी है, के है, एल है, एम है, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि उसका साइज क्या रहेगा। अब बात करते हैं हम कोवलेंट रेडियस के बारे में। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ये डिस्टेंस होती है बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स की जो डिस्टेंस है उसका हाफ अगर हम कर दें तो जो जितनी भी डिस्टेंस आएगी उसे हम क्या कहेंगे? कोवलेंट रेडियाई। ये देखिए, एक ये मान लो कोई एटम है और ये दूसरा एटम है। ओके, दो एटम यहाँ पे बना दिए, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, दिखाई दे रही होगी बिल्कुल क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच की, ये तो इसकी कंप्लीट जो बॉन्ड बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड, उसके लिए बता दी कि अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं दो जो एटम है आपस में मिलके, इनके दोनों की न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ कर देंगे। और हाफ कहाँ हो रही है? यहाँ पे हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम देखें तो इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर हम हाफ कर सकते हैं इसे, तो जहाँ पर हाफ होगी वो एक सिंगल एटम का जो रेडियाई है वो होगी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो कोवलेंट रेडियाई है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि अगर कोवलेंट रेडियाई के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हम एटम के बारे में बात नहीं कर सकते, हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दो एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको एग्जैक्ट जब हम हाफ कर देंगे तो जो डिस्टेंस आएगी, ये जो आर डिस्टेंस आई है, रेडियाई है, ये क्या होगी? कोवलेंट रेडियस होगी उस मॉलिक्यूल की। अब ये भी दो तरीके का हो सकता है, होमो एटॉमिक, दोनों अगर सेम टाइप के एटम यहाँ पे यूज किए तो होमो एटॉमिक होगा। इसे हम किस नाम से जानेंगे? DAA, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं इसके डिस्टेंस को। और ये क्या होगी? 2 इंटू में RA। जो ये R आया है, जो रेडियस आई है RA, इसे डिनोट कर सकते हैं आप इसे। ये दो बार जब आप कंसीडर करेंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी इन बिटवीन द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और अगर हिट्रो एटॉमिक है, ऐसा भी तो हो सकता है, एक हमने ये लिया,
इस साइज का था, और दूसरा जो एटम है हो सकता है वो छोटे साइज का हो, या हो सकता है एक बहुत बड़ा हो दूसरा बहुत छोटा हो। तो न्यूक्लियस तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, तब भी क्या रहेगी जो रेडियाई है। इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। तो मान लो ये एटम ए था और ये बी था, तो इसके लिए जो रेडियाई है वो आर ए होगी, इसके लिए कितनी होगी, आर बी होगी। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, और यहाँ पर जो एक्स ए और एक्स बी है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट कर रहा है कि जो ए एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है और जो बी एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो इस तरीके से होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए रेडियस फाइंड आउट की जा सकती है। बेसिकली यहाँ पर हम कोवलेंट रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अगर ये एग्जांपल भी दे देते हैं तो मोर देन इनफ है। जितना एब्जॉर्ब कर सकें आप उतना ही पढ़े, जरूरी नहीं है एकदम से सारा करें और फिर उसे भूल जाएं। इसके बाद बात करते हैं हम वंडरवॉल रेडियस की। वंडरवॉल रेडियस सबसे वीक जो बॉन्डेड फोर्सेज होते हैं वो वंडरवॉल फोर्सेज होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, it is the half of the distance between the nuclei of two non-bonded atoms। अब देखिए नॉन बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस लेनी है हमें, बॉन्डेड एटम्स ऑफ टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, यानी दो मॉलिक्यूल होने चाहिए। मान लो एक मॉलिक्यूल तो ये था और एक मॉलिक्यूल ये है, इसी के अंदर कंसीडर कर लेते हैं हम। एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल इसे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट मान लो। तो इनके बीच की इस न्यूक्लियाई से इस न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जब आप हाफ कर देंगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, वंडरवॉल रेडियाई होगी। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, दोनों मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियाई हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको जब एग्जैक्टली आप हाफ करेंगे तो जो डिस्टेंस आएगी वो वंडरवॉल रेडियाई कहलाएगी। तो ये यहाँ पर वंडरवॉल रेडियाई है। इसी तरीके से जो मेटेलिक रेडियस होता है वो इन बिटवीन मेटेलिक एटम्स देखा जाता है। सेम इसी तरीके से आपको बताना है जैसे कोवलेंट रेडियाई थी, लेकिन वहाँ पर मेन क्या होता है कि एटम हमें कैसे लेके चलने पड़ेंगे, मेटेलिक एटम्स ही कंसिडर करने हैं और दूसरे हम नहीं लेंगे। तो वहाँ पर मेटेलिक रेडियाई के बारे में बात करते हैं हम। तो द साइज ऑर्डर इज, अब आपने इतनी सारी रेडियाई पढ़ी, इनका साइज देखिए, सबसे ज्यादा जो रेडियाई होगी वो किसका रहेगी, वंडरवॉल, वंडरवॉल रेडियाई सबसे ज्यादा। इससे कम कौन सी रहेगी, इससे कम रहेगी मेटेलिक, और सबसे कम कौन सी रहेगी, मेटेलिक या फिर क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं हम। काफी सारी जगह क्रिस्टलाइन जो रेडियाई होती है उसे भी कंसीडर करते हैं, हम यहाँ पे मेटेलिक के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन। और सबसे कम रहेगी कोवेलेंट, ओके। यहाँ पे देखेंगे ना डिस्टेंस इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो जो सबसे ज्यादा जो रेडियाई होती है वो वंडरवॉल की होती है, उससे कम जो साइज होता है वो किसका रहेगा, मेटेलिक का, और सबसे कम किसका रहता है, कोवेलेंट का रहता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जस्ट इसका उल्टा ट्रेंड हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कोवेलेंट होगा, उसके बाद मेटेलिक, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, वंडरवॉल रेडियाई वाले मॉलिक्यूल्स की रहेगी, ओके। तो ये था आपका जो रेडियाई के रिगार्डिंग, साइज के रिगार्डिंग कंसेप्ट। अब एक बार ट्रेंड्स देखेंगे, ट्रेंड्स को किस तरीके से फॉलो करता है ये। देखिए लेफ्ट टू राइट जब भी हम पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट इस तरीके से मूव करेंगे तो जो साइज है या फिर आप कह सकते हैं जो रेडियाई है वो क्या होगी, हमेशा डिक्रीज होती चली जाएगी। जब भी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे साइज हमेशा डिक्रीज होगा, रेडियाई जो है वो कम होगी। और जब भी हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो रेडियाई है वो इंक्रीज होगी, तो साइज भी इंक्रीज होगा, ओके। रीजन क्या है इसके पीछे, आपको ऐसे पूछ सकता है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, या डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर पूछ सकता है अलोंग ए पीरियड या अलोंग ए ग्रुप क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, जैसे देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स ले रहे हैं हम, बोरोन ले रहे हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और देन लास्ट में नियोन आता है, नोबल गैसेस को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इस साइड जब हम मूव करेंगे तो जो साइज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी जो रेडियाई है वो भी क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। ऐसा किस रीजन की वजह से हो रहा है, एटॉमिक नंबर देखिए इसका 5, इसका 6, 7, 8 और 9,
क्लियर। अब इनका जो साइज, जो एटॉमिक नंबर है इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, मान लो बोरोन के लिए लिख रही हूँ मैं 1s2 2s2 2p1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। और कितनी सबशेल्स बनाई है हमने यहाँ पे 3 बनाई है। इसी तरीके से कार्बन के लिए जब करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p2। नाइट्रोजन के लिए जब आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि लास्ट देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है, 2p सबशेल के अंदर आते जा रहे हैं। शेल तो इंक्रीज नहीं हो रही है हमारी, शेल तो सेम ही है, सिर्फ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेल के अंदर आ रहा है, सेम सेल, यानी नंबर ऑफ शेल्स जो है यहाँ पे वो इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रहेगा, सेंटर के अंदर रहता है न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा रहेगा अपने सराउंडिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उन्हें वो उतना ही ज्यादा टाइटली बाउंड अप करके रखेगा। यानी जैसे जैसे इस साइड मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा टाइट इस तरीके से बाउंड करके उसे कॉम्पैक्ट बना रहा है। सेल्स इंक्रीज नहीं हो रही हैं, जिस वजह से जो साइज है वो डिक्रीज करता चला जाता है। क्लियर। एक छोटी सी बात देखिए, ये तो आपका जनरल ट्रेंड है जो हमेशा फॉलो में रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1s2 2s2 2p4 इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो साइज है वो नाइट्रोजन का लिटिल बिट स्मॉल रहता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसके पीछे क्या रीजन होता है कि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्डेड है। जब हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे तब आपको मैंने बताया था कि जो पी ऑर्बिटल होता है, जो पी सबशेल होती है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं, और अगर ये या तो एग्जैक्टली फिल्डेड हो, फुल्ली फिल्डेड हो, या फिर हाफ फिल्डेड हो, उस कंडीशन के अंदर जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो लिटिल बिट इंक्रीज कर जाती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसकी एक्स्ट्रा स्टेबल है ये, तो इसका जो साइज है वो कॉम्पैक्ट है, लेकिन यहाँ पर ये अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को लूजन आउट कर देगा जैसे ही पी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और इंसर्ट करवाया जाएगा। तो इस वजह से इसका साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेकिन ये जो केस है, हमेशा इस तरीके के केस हमेशा एक्सेप्शन के केस में पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो इनका ध्यान रखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। बाकी इसके अंदर सिर्फ इतना ही था। अब डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे हैं तो देखिए जैसे था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से एंड सो प्रेजेंट रहता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, 11, 19 एंड सो ऑन। यानी ट्रेंड यहाँ भी डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तब भी सेम है कि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो थर्ड चीज है यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। इस चीज का ध्यान रखना है, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हाइड्रोजन के अंदर ये न्यूक्लियस था, एक शेल बना दी हमने, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे ही लिथियम आया एक शेल बढ़ गई, जैसे ही सोडियम आया एक और बढ़ गई, जैसे ही पोटेशियम आया एक और बढ़ गई। तो क्या होता जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जा रही है। तो अब न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स भी तो इंक्रीज हो रही है, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो जो साइज होता है, जो रेडियाई होती है वो इंक्रीज करती जाती है एक रेगुलर ट्रेंड के अंदर। क्लियर। तो इन सब के अंदर किसी भी ग्रुप के अंदर जब आप मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो हमेशा क्या होगा, जो साइज है वो इंक्रीज होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ओके, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा साइज, और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो डिक्रीज होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आयनिक रेडियाई के बारे में। जो आयंस होते हैं उनके अंदर रेडियाई किस तरीके से अफेक्ट करती है तो वो और देखें। जो नोबल गैसेज होती हैं उनका जो साइज होता है वो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा था, लेकिन नोबल केस के अंदर जो नोबल गैसेज होती है, इनर्ट गैसेज होती हैं, हीलियम, नियोन जो है, उनके अंदर जो साइज है वो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। उसका जो साइज होता है वो लिटिल बिट लार्जर मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेंड। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहते हैं, उनके अंदर जो फुली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वगैरह को गेन नहीं करते हैं, तो उनका अपना एक अलग यूनिक ट्रेंड होता है। तो हम जब भी मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हम
जनरली जो बात है वो किसके बारे में करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे तो फ्लोरीन फैमिली हैलोजन ग्रुप तक ही बात करेंगे, उसके आगे हम बात नहीं कर रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा है कि हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखना बेटा, देखिए जैसे आयन है सोडियम, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव के अंदर, और एक इलेक्ट्रॉन क्या किया मैंने, इसे अलग कर दिया। अब जब सोडियम था, आयोनिक रेडियाई के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओके। इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। जैसे ही Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसके पास, 10 बचे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6। अब 3s प्रेजेंट तो है लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3s में कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, 0 हो गया। अब 0 में इसमें लिखूं या ना लिखूं इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो देखिए जब सोडियम था, ये न्यूक्लियस, ये 1s, ये 2s, ये 2p और ये 3s, और सबके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका साइज था ये। जब सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो ये न्यूक्लियस, ये 1s, ये 2s और ये क्या रह गया, 2p। इसका मतलब कभी भी जब भी कोई नॉर्मल एलिमेंट, जो नॉर्मल एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन के अंदर। पॉजिटिवली चार्ज आयन में जब भी कन्वर्ट होगा तो हमेशा जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो कि हमें इस ट्रेंड के अंदर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, ओके। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी नॉर्मल एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट होगा तो साइज हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही होगा, और कोई दूसरा ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखाई भी दे रहा है। नॉर्मल एलिमेंट कौन सा था, सोडियम, पॉजिटिवली चार्ज आयन किस में कन्वर्ट हुआ है, सोडियम पॉजिटिव आयन के अंदर। तो साइज क्या हो रहा है इसका, इसके कंपैरिजन में डिक्रीज कर गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूजन आउट कर दिया। दूसरा आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज था वो 11 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए यूज में आ रहा था, और यहाँ पर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में यूज में आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो 10 को तो ज़्यादा कॉम्पैक्टली होल्ड करेगा, साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं वो हमेशा स्मॉलर इन साइज रहेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल एलिमेंट। दूसरा देखिए, क्लोरीन है हमारे पास, मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव आयन के अंदर, ठीक है। ये तो पॉजिटिवली चार्ज आयन के केस में था, अब नेगेटिवली चार्ज आयन है। इसके पास है 17 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5, ओके। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब इसके पास, 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, यानी ये खुद को नोबल गैस के इक्वल लेके चला गया। नोबल कॉन्फ़िगरेशन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड हो गया। आर्गन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, यानी इसने खुद को स्टेबलाइज कर लिया, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया। अब जितना न्यूक्लियर चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए यूज में आ रहा था, अब वही न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ा नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा है यहाँ पे। तो उससे क्या हो रहा है कि जितना चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में यूज आ रहा था उतना ही अब किसको कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को कर रहा है। जब ये Cl नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ तो साइज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। जब भी नॉर्मल एलिमेंट जो है जिसके ऊपर कोई चार्ज, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं है, वो कन्वर्ट होगा नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर, तो हमेशा जो साइज है वो क्या होगा, साइज हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, साइज हमेशा इंक्रीज होगा। नॉर्मल एलिमेंट से जब इस साइड जाएंगे तो जो साइज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब भी नॉर्मल एलिमेंट से पॉजिटिवली चार्ज आयन की साइड मूव करेंगे तो साइज क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि हमारे पास है Na पॉजिटिव और Na नेगेटिव, इन्हें अरेंज करके दिखाइए अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे स्मॉल साइज किसका होना है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इसे सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद साइज किसका रहना है, सबसे स्मॉल रहेगा इसका, इससे बड़ा किसका रहेगा, नॉर्मल एलिमेंट का, और सबसे बड़ा किसका रहेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बस इस ट्रेंड को ध्यान रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये आपके रेडियाई के रिगार्डिंग था, जो कंप्लीट हो चुका है। एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, कोवलेंट, वंडरवॉल, सारी टाइप की जो रेडियाई हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो इनको आप सॉल्व करें अच्छे से, और फिर जो सॉल्यूशन आप अपने नोट्स के अंदर लिखें, साथ में एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं, एग्जाम्पल्स को ना छोड़ें। एक क्वेश्चन आपके लिए, मेरे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ले लेते हैं हम, ठीक है। मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम जो है Mg है, Mg पॉजिटिव है और Mg2 पॉजिटिव है। आप मुझे इसे एटॉमिक रेडियाई के अकॉर्डिंग अरेंज करके दिखाएं, ठीक है। आपको बताना है सबसे बड़ा जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियाई है, वो किसकी रहेगी, उसके बाद किसकी, उसके इस तरीके से अरेंज करें, या फिर हो सके तो सिर्फ सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा और सबसे स्मॉल किसका रहेगा, ये बताएं।